किसी भी मेटल को आपने लिया हुआ है और उस मेटल को आपने उसी के सोल्यूशन में डिप किया हुआ है, तो इसे हम इलेक्ट्रोड के नाम से जान रहे हैं। अब जैसे ही आप किसी भी इलेक्ट्रोड किसी भी मेटल को उसी के आयन के सोल्यूशन में डिप करते हैं, तो उस मेटल में एक टेंडेंसी आ जाएगी, या तो वो सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को देने लगेगा या सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में लेने लगेगा। अब उस मेटल के अंदर या उस इलेक्ट्रोड के अंदर जो ये टेंडेंसी आ रही है इलेक्ट्रॉन को देने या इलेक्ट्रॉन को लेने का, इसे हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड जो आपने बनाया है उसके आयन में डिप करके उसके द्वारा जो टेंडेंसी उसमें एडॉप्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन को देने का या इलेक्ट्रॉन को लेने का, उसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जान रहे हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि इलेक्ट्रोड क्या चीज है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है। अब सपोज करिए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के मतलब इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, यानी जो मेटल है वो लगातार क्या हो रहा है, मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर के मीडियम में जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इसका नाम होगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिवर्स कर लीजिए बात को, यानी क्या हो, मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा, अब एक्सेप्ट अगर कर रहा है तो ये जो पोटेंशियल होगा इसको हम कहेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के हो सकते हैं, ये डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रोड जो है ये को एक्सेप्ट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को जो है ये सॉल्यूशन में दे रहा है। तो ये हो जाता है आपका। अच्छा, कोई भी जैसे कि मान लीजिए कि जो भी इलेक्ट्रोड है वो हमेशा हाफ सेल, एक आधे सेल को बताता है, तो इसलिए हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाफ सेल, यानी हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो चाहे वो ऑक्सीडेशन का हो सकता है चाहे रिडक्शन का हो सकता है, ऐसा। अब इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेजर करो। स्टैंडर्ड कंडीशन कहने का क्या सेंस है कि जो आपने सोल्यूशन लिया है उसका कंसंट्रेशन आप 1 मोलर कर दो, टेम्परेचर तो है आप 290 केल्विन कर दो, ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कर दो, यानी सारी कंडीशन आइडियल कर दे। तो ऐसी कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सेंस होता है कि उस समय जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है और साथ ही साथ प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर है। तो ऐसी कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसका नाम होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे दिखाते हैं, तो ई नॉट, ई के ऊपर एक जीरो बनाते हैं और ई नॉट लिखते हैं इसे। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे दिखाते हैं, तो केवल कैपिटल ई से। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में केवल उस जीरो का फर्क है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ई से और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ई जीरो या ई नॉट से, ऐसा। अब चाहे ऑक्सीडेशन चाहे आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, ये दोनों का वैल्यू बराबर रहेगा, बस साइन का फर्क होता है। अगर सपोज कर लिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, बस साइन का अंतर होगा और वो निगेटिव हो जाएगा, ऐसा। तो ये इंफॉर्मेशन किससे जुड़ी हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देखा ये इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन में देने या सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी इलेक्ट्रोड की है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। दो तरीके का हो सकता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि मेटल आयन में कन्वर्ट हो, मतलब कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो इसके नाते जो आपको पोटेंशियल मिलेगा उसे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है
कि आपका जो मेटल है, जो इलेक्ट्रोड है, वो सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, ऐसी कंडीशन। तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे हम कहते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का वैल्यू बराबर होती है, बस साइन का अंतर होता है। अगर ऑक्सीडेशन को प्लस मान के चल रहे हैं तो रिडक्शन माइनस होता है। ये हमने आपको इतनी चीजें इसमें बताई हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, या इसे कहते हैं गैल्वानिक सेल। बहुत ही स्टार्टिंग से इसे पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही छोटी क्लास है, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, फिर इंटर में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो डिवाइस है ये हमेशा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पोर्शन आपको भेज दे रहा हूँ, जिससे अगर आपको जितना हम लोग ने देख लिया उतना पोर्शन आता पहले भेज दूंगा। भेज दिया, विज्ञानी है। तो मैंने नेट नहीं ऑन किया था, तो मैं सोच रहा था समय क्यों लग रहा है। ओके, चला गया। तो देख लीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जो इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा एक रिलेशन छूट गया है, एक मिनट, ये कंप्लीट नहीं आ पाया है, रिलेशन छूट गया थोड़ा सा। मैं दोबारा भेज रहा हूँ, एक रिलेशन था छूट गया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल में। वही मैटर है, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, पहले वाला जो था लास्ट में रिलेशन था वो छूट गया था। तो ये आप देख सकते हैं। अंजलि को ऐड कर लीजिए। अंजलि कैसे बार बार छूट जाती है, कहाँ रहती है ये? वो ऐड करने की जगह रिमूव हो गई भाई, फिर से बोलो अंजलि से, फिर से ऐड करे, फिर से आए। ओके सर। ऐड करने की जगह रिमूव पे मैंने क्लिक कर दिया है, रिमूव हो गई है। बोल दो फिर से ज्वाइन करें। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वानिक सेल अगला टॉपिक है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो सेल है इसे भेज देते हैं, जिससे आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगा समझने में। भेज दिया।
देखते हैं इसमें क्या है। तो हम देख रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वानिक सेल, सर और इस अंजलि गैल को कर लीजिए आप। आ गई है। दिखाई नहीं दे रही है, अभी नहीं आई है। अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आएगी तो मैं कर लूंगा, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में, देखते रह रहा हूँ, आएगी तो कर देंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वानिक सेल ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल डैनियल सेल है। तो डैनियल सेल के बारे में सभी जानते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जिंक रॉड और कॉपर रॉड को उसी के सोल्यूशन में डिप करते हैं, जिससे आपका जो नाम है वो जिंक इलेक्ट्रोड हो जाता है और इधर कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाता है। तो जो हम सोल्यूशन लेते हैं क्या लेते हैं, तो हम लेते हैं कॉपर का सल्फेट और जिंक का सल्फेट। तो जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक रॉड को और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर रॉड को डिप कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे दो हाफ सेल बन जाएंगे। हाफ सेल कहने का क्या सेंस है, तो जो एक इलेक्ट्रोड होता है वो एक हाफ सेल की तरह काम करता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दो हाफ सेल बनेंगे। तो एक जो होगा जो जिंक इलेक्ट्रोड के कारण होगा, और एक कॉपर। अब इस जिंक एंड कॉपर में कौन सा इलेक्ट्रोड आपका एनोड है, कौन सा कैथोड है, तो वो डिसाइड के लिए मैंने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही पता चल पाएगा। अदरवाइज मेरे पास कोई दूसरा मेथड नहीं होता है कि हम बता सकें कि कौन सा मेटल जो है कैथोड होगा या कौन सा एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर कॉपर और जिंक है, तो कॉपर की पोजीशन नीचे है, जिंक की पोजीशन ऊपर है। इसका मतलब है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड जिंक है उसका बिहेवियर एनोड की तरह होगा, और जो कॉपर होगा उसका बिहेवियर कैथोड की तरह होगा। और जब कभी डायग्राम बनता है तो हमेशा जो डायग्राम बनता है उसमें हम क्या करते हैं, जो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसे हमेशा हम लेफ्ट साइड बनाते हैं डायग्राम में। और जहां जो कैथोड की तरह इलेक्ट्रोड काम कर रहा है, जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा, उसको हमेशा राइट साइड बनाते हैं। तो डायग्राम बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपका जो एनोड की तरह काम करेगा, जो एनोडिक इलेक्ट्रोड होगा, उसे हमेशा हम लोग अपने लेफ्ट साइड बनाते हैं, और जो भी आपका कैथोड की तरह बिहेव करेगा उसे राइट साइड बनाएंगे। तो डायग्राम बनाएंगे तो इसका मतलब है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसे लेफ्ट साइड लीजिएगा, और जो कॉपर है उसे राइट साइड लिया जाएगा। अब क्या करते हैं कि दो अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, एक में आपने जिंक सल्फेट लिया है, एक में कॉपर सल्फेट लिया है। एक में जिंक रॉड को डिप किया है, एक में कॉपर रॉड को डिप किया है। अब उन दोनों को बाहर की सर्किट से क्या करते हैं, एक तार की सहायता से आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, और कितना पोटेंशियल मिलेगा इसके नाते गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। लेकिन अभी भी सर्किट पूरी नहीं हुई है। इस सर्किट को पूरा करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज लगाया जाएगा। ये सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, एक यू की तरह ट्यूब होगा, एक उल्टा यू, यू फॉर अम्ब्रेला, उसकी तरह ट्यूब होगा। और वो क्या करेगा, दोनों जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं उनको आपस में क्या करेगा, ऐड करने या जोड़ने का काम करेगा। अब जो सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज में क्या होगा, जैसे नाम है सॉल्ट ब्रिज, यानी सॉल्ट का ब्रिज होगा। तो इसके अंदर सच में सॉल्ट को रखा जाता है। वो सॉल्ट क्या हो सकता है, तो पोटेशियम नाइट्राइट हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है। तो इन सॉल्टों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सॉल्ट को सीधा सीधा अगर रख दिया जाएगा और ट्यूब को उल्टा कर दिया जाएगा, तो सॉल्ट क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस को ऐड करते हैं। उसका नाम है अगार अगार। तो ये जो अगार अगार है एक सॉलिड सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, जो सॉल्ट को इस कंपार्टमेंट में मिक्स होने से बचाने का काम करता है। और उसके साथ ही साथ क्या करते हैं, जो सॉल्ट ब्रिज के दोनों सिरे हैं, मतलब यू टाइप नली है तो एक सिरा ये होगा, एक सिरा ये होगा, तो दोनों पे हम क्या करते हैं, दोनों पे कॉटन उल का क्या करते हैं, कॉटन उल को वहां पे फिक्स कर देते हैं, भर देते हैं, जिससे फ्लो जो रेट हो केवल आयन का फ्लो हो, बाकी अगार अगार या कंपाउंड जो है फ्लो करके बाहर ना आए। तो ऐसा करते हैं।
इसके बारे में आपने लिखा भी है, मैंने जो भेजा है आप उसमें देख सकते हैं। और कुछ इसमें अलग से नहीं लिखा होगा। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस अकर्स द ऑक्सीडेशन, हाँ एक पे ऑक्सीडेशन होगा और एक पे रिडक्शन होगा। जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जहां पर रिडक्शन होगा वो हमेशा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी है। फिर एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल में जो मैं बोल रहा था वही एग्जांपल दिया गया होगा। और फिर एनोड पर रिएक्शन कैसा होगा, तो एनोड पर रिएक्शन होगा Zn, जो Zn मेटल है वो अपने आयन में बदलेगा। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा कि जो कॉपर है, कॉपर आयन जो है, जो कॉपर आयन मौजूद कहां पर है, सोल्यूशन में मौजूद है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किसमें बदल जाएगा, कॉपर मेटल में। तो जो इलेक्ट्रोड है, उस कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, उस कॉपर के इलेक्ट्रोड पर एक लेयर भी जमा होने लगती है कॉपर की। तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि जो आपका जिंक वाला इलेक्ट्रोड है, उसका मेटल जगह जगह से हट जाएगा, जगह जगह पे खुरदुरा हो जाएगा, क्योंकि जो मेटल है वो मेटल आयन में कन्वर्ट होता जा रहा है। लेकिन जो कॉपर रहता है, उसके ऊपर क्या होती है, उसकी जो थिकनेस होती है वो जगह जगह पर चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। मतलब कहीं मोटा हो जाता है, कहीं हल्का सा परत जमी रहती है, और ये कॉपर जो होता है उस पर डिपॉजिट होता रहता है। तो इसके आगे का पोर्शन भेज दे रहा हूँ आपको, जिससे आप पढ़ लेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट कर दिए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद सॉल्ट ब्रिज का काम देना, देखना है कि क्या फंक्शन करता है। तो सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन क्या है,
तो सॉल्ट ब्रिज जो है मेनली क्या फंक्शन करता है, तो दोनों सेल का जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको बना के मेंटेन करता है। दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है, दूसरा फंक्शन है कि सर्किट पूरा कर देता है आपका। और तीसरा फंक्शन क्या है कि सॉल्यूशन के आपस में मिक्सिंग को, यानी इंटर मिक्सिंग को बचाता है, यानी बिना आपस में मिक्स हुए दोनों ही साइड को न्यूट्रल बनाए रखता है, दोनों ही कंपार्टमेंट को न्यूट्रल बनाने का काम करता है। तो ये 2-3 काम है सॉल्ट ब्रिज के, ये भी अगली बार भेज देंगे आपको। नेक्स्ट, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ये देखने वाली बात है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे और इसका किस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में किया जा रहा है, ये देखने जा रहे हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड समझना है तो समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं, तो जैसे कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे डस्टर है मेरे, और कह सकते हैं भाई ये डस्टर की जो लंबाई है वो 1 मीटर के बराबर है। ऐसा ऐसा मैं कह रहा हूँ कि जो डस्टर हमारे हाथ में है इसकी लंबाई 1 मीटर है। तो आप कहोगे नहीं सर 1 मीटर तो नहीं है, ये तो कम ही है। या फिर मैं कहूँ कि नहीं भाई इसका जो वजन है ये लगभग 20 किलोग्राम है, तो फिर कहोगे नहीं नहीं 20 किलोग्राम तो नहीं है, ये तो कम ही होगा। तो जैसे मैं इसकी लंबाई आपको बताता हूँ 1 मीटर है, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है, और आप उससे इसको कंपेयर करते हो। वैसे जब मैं कहता हूँ कि भाई इसके वजन जो है 10 किलोग्राम है, तो फिर से आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में एक रेफरेंस आता है कि भाई 10 किलोग्राम है तो उसका वजन कितना होना चाहिए। यानी जब कोई भी चीज आप मेजर करते हो तो हमेशा किसी ना किसी एक रेफरेंस को लेकर के कंपेयर करते हैं, तभी आप चीजों को बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँ किसी बच्चे को ये बच्चा बहुत तेज है, तो मेरे दिमाग में होगा दूसरा एक बच्चा कि भाई उससे मैं कंपेयर करूंगा कि अच्छा ये बच्चे की अपेक्षा ये बच्चा तेज है, अदरवाइज मैं कैसे बता पाऊंगा ये तेज है कि मतलब डल है। तो जब कभी भी हम कंपेयर करते हैं, जब भी किसी चीज को मेजर करते हैं, तो हमेशा एक रेफरेंस लेना पड़ता है। तो इसी तरह जब कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर करेंगे तो उसके लिए भी हमने एक पैरामीटर सेटअप किया हुआ है, एक रेफरेंस लेकर के रखा है कि उसके कंपेयर में ही दूसरे की तुलना की जाएगी, दूसरे को मेजर किया जाएगा, ऐसा। और यहाँ पर जो सबसे आसान रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास है वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SHE, S फॉर स्टैंडर्ड, H फॉर हाइड्रोजन, E फॉर इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, देखिए नाम से बहुत कुछ क्लियर है। स्टैंडर्ड कहने का मतलब है कि सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, सारी चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने बताया कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी होंगी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इट मींस हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। अब क्या होता है, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हमने 0 मान के रखा हुआ है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। तो जिस किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ उसको क्या करते हैं, एक सर्किट बना देते हैं उसके साथ, और फिर क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर की सहायता से पोटेंशियल को नाप लेते हैं। अब जो पोटेंशियल आएगा वो किसका होगा, उस मेटल का कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 माना गया है। तो इस तरह इसको रेफरेंस माना गया है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्या करते हैं, उसको असेंबल करके दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये तरीका है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमेशा 0 मान के चलेंगे, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा उसमें जो सोल्यूशन लेंगे 1 मोलर कंसंट्रेशन का, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, ऐसा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये दोनों तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह भी, एनोड की तरह भी।
अभी डिपेंड करता है कि आपने इसके साथ जो इलेक्ट्रोड असेंबल किया है उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन कैसी है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन ऊपर के साइड में है तो क्या हो जाएगा, आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका बिहेवियर कैथोड हो जाएगा, और जो मेटल होगा उसका बिहेवियर एनोड हो जाएगा। और वहीं पर अगर आपने जो इलेक्ट्रोड लिया है उसकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे के साइड में है, यानी हाइड्रोजन से नीचे है, जैसे कॉपर है हाइड्रोजन से नीचे, सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे है, प्लेटिनम हाइड्रोजन से नीचे है, गोल्ड हाइड्रोजन से नीचे है, तो इनमें से आप किसी को भी इलेक्ट्रोड के फॉर्म में लोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका बिहेवियर एनोड हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर हो जाएगा, और बाकी चाहे कॉपर लेंगे, गोल्ड लेंगे, सिल्वर लेंगे, उसका जो होगा बिहेवियर हो जाएगा कैथोड का। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसके साथ जो असेंबल आप कर रहे हैं, जो असेंबलिंग आपका इलेक्ट्रोड है उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन कहाँ पर है। तो ये है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक डायग्राम के साथ मैं भेज रहा हूँ आपको, आप देख लेंगे इसे। आप लोग एग्जाम का कुछ है क्या, क्या ये ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसा है कुछ आया है आप लोग को? सर अब तक तो वही बताया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव होगा। जी सर, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव मुझे भी है, तो इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव है तो फिर क्वेश्चन सर ऑब्जेक्टिव टाइप थ्योरी के में। आएंगे। यस। किसका, कौन है, नवीन? जी सर। नवीन, अच्छा। किसकी आवाज आ रही है, अफजल की? अफजल ने किया है क्या? अफजल म्यूट हो जाओ भाई। Okay. तो इसलिए मैं लिखवाने में समय नहीं कर रहा हूँ कि जिससे खत्म भी हो जाएगा, और मुझे लग रहा है शायद ये 20 उस तक क्लास चलाने को कह रहा है, तो 20 या 25 ऐसे कुछ हो सकता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रो ये केमिस्ट्री खत्म होने के बाद जो है, जो और भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको जल्दी से खत्म कर लेंगे। पॉलीमर आसान है, पॉलीमर बहुत कुछ नहीं है पॉलीमर में। पॉलीमर आप पहले भी पढ़ के आते हैं, तो पॉलीमर बहुत ज्यादा समय नहीं लेता है। इसके अलावा ऐसे टॉपिक जो आप नहीं पढ़े होंगे उसको पहले पढ़ा देंगे, और पॉलीमर को बाद में भी देख सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ कि जिससे चीजें कवर हो जाएं, और मैं आपको नोट्स में भेज रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, आप उसको पढ़ करके देख सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो पूछ भी सकते हैं, और पुरानी चीज है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको भेज दिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक फिगर भी है, साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी है, इसे भेज रहा हूँ जिससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आप देख लेंगे। फिगर आप बुक से ही बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थोड़ा सा पोर्शन और बाकी है, थोड़ा सा पोर्शन और बाकी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ये आधा ही पोर्शन था उसमें। हाफ पोर्शन में और भेज रहा हूँ इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिससे कंप्लीट हो जाएगा। भेज दिया, देख लेंगे। एक बार पढ़ के देख लीजिए, कोई दिक्कत तो बताइए।
बातें समझ में आ रही है आपको? बातें समझ में आ रही है? कोई ऐसी बात जो आप समझ नहीं पा रहे हैं? ये इसका थियरी का पोर्शन है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसका बल्कि न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है काफी स्ट्रॉन्ग है इसका। तो एग्जामिनेशंस में अक्सर आते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। तो हम किसी भी सेल का उस पूरे सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी ई नॉट सेल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं पूरे सेल का, तो वो कैलकुलेशन कैसे होता है इसके बारे में बताने जा रहे हैं आपको ना। तो देखिए ऐसा है कि चाहे आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, हमेशा जो वैल्यू ली जाएगी वो हमेशा ली जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल की। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमेशा वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ली जाती है, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो। मैंने आपको बता के रखा है कि बस जो साइन का फर्क होता है, तो मान लीजिए आपको वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दी गई है, तो बस साइन आप चेंज कर दोगे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो वो जो फार्मूला होगा इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेल, वो बराबर हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो दोनों ही कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए पहला मैंने क्या बोला कि रिडक्शन पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ सेल। तो रिडक्शन हाफ सेल का मतलब है कि रिडक्शन कहां पर हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था आपके कहां पर हो रहा था, कैथोड पर हो रहा था। और कैथोड को आपने कहां ले रखा है, राइट हैंड साइड में ले रखा है। तो आप इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट और नीचे लिखते हैं राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड वाले सेल को लेना है माइनस ई नॉट लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले सेल को लेना है। या फिर दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू, अब अगर हमें कैथोड और एनोड की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे लिखते हैं। तो किसी भी सेल का अगर निकालना है तो इन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी एक रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं तीनों में से। चाहे आप दोनों साइड का रिडक्शन पोटेंशियल ले लें, तो सबसे पहले आप किसका रखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल रखेंगे रिडक्शन हाफ सेल का, और माइनस करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल से, ऐसा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ई नॉट राइट हैंड साइड को माइनस कर सकते हैं ई नॉट लेफ्ट हैंड साइड से, या और क्या कर सकते हैं, तो ई नॉट कैथोड को माइनस कर सकते हैं ई नॉट एनोड से। इन तीनों में से किसी भी एक फार्मूले का इस्तेमाल करके हम पूरे सेल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं भेज रहा हूं आपको, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेंगे। एक्चुअली कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि वैल्यू रखते समय, तो हमेशा बस इस बात का ही ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो वैल्यू रखी जाएगी वो रिडक्शन पोटेंशियल की ही रखी जाएगी। समय भी खत्म होने वाला है, ये कभी भी बंद हो सकता है। मैं भेज दे रहा हूँ। अब आपका क्या काम है, आपका ये काम है कि इस पे 2-4 न्यूमेरिकल लगाएंगे बैठ के। अगर आपके पास कोई भी किताब है 10+2 लेवल की किताब है, या आपके पास इसका सॉरी बीटेक लेवल की किताब है, तो कोई भी किताब आपके पास है तो 2-4 क्वेश्चन इस पर लगाएंगे। सारी किताबों में 2-4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो मैंने फॉर्मूला भी आपको भेज दिया है, पूरा गया है ना, कट गया क्या कुछ? E naught cell is equal to reduction potential of reduction half cell minus reduction potential of oxidation half cell.
ऑक्सीडेशन में थोड़ा सा कट गया है, DATION होना चाहिए, बस समझ जाएंगे मुझे लग रहा है, बस ठीक है। तो जब कल हमारी मुलाकात होगी